हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं संगम काल के बारे में। एंशियंट हिस्ट्री, आपको जैसे ये पता होगा, ये जो सीरीज चल रही है यूपीपीएससी आरओ एआरओ और आपके जो प्रीलिम्स का एग्जाम होना है यूपीपीसीएस का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। अन्य एग्जाम में भी ये काम आने वाली है, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए ये विशेषता यूपी स्पेशल के आधार पर है, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न आता है आपका प्रीलिम्स का और खासकर आरओ एआरओ का, तो उसको ध्यान में रखकर ही आपके ये टॉपिक्स तैयार किए गए। और ये टॉपिक्स जो है आपके आर एस शर्मा की जो बुक आती है एनसीईआरटी की एंशियंट हिस्ट्री की, उसके माध्यम से बनाए गए हैं, तो आपको ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, हम संगम काल के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपको और वीडियो इसकी देखनी तो आप चैनल पे जा सकते हैं। चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एंशियंट हिस्ट्री बाई आर एस शर्मा मिल जाएगी। तो आप वहां पर सब आपको पूरी प्लेलिस्ट, हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, पाषाण काल हो गया, मॉडर्न काल हो गया, पोस्ट मॉडर्न एज हो गया, ये सब चीजें आपको वहां पर अच्छे से मिल जाएंगी। और ये उसी सीरीज का अगला वीडियो जिसमें हम संगम काल को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस संगम काल के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो देखिए, इस संगम काल का जो सोर्स है, ये 200 बीसी में प्रायद्वीपीय भारत के उच्च भाग में महापाषाण के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, खेती के औजार कम थे और उन्नत खेती भी कम होती थी इस समय, ठीक है। मेगस्थनीज ने भी चर्चा की है। किसकी चर्चा की है? पांड्य की चर्चा की है। पांड्य वंश आपका संगम काल के अंतर्गत ही आता है, ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सुदूर दक्षिण को क्या कहा जाता था संगम काल के समय? तो सुदूर दक्षिण को तमिलकम या तमिस्कम कहा जाता था, ये चीज आपको ध्यान देना है। रोमन साम्राज्य से इनका व्यापार होता था। रोमन साम्राज्य आपका, जो आप देखते हैं ना, रोम, जहाँ पर आपका यूरोपियन यूनियन है, उस एरिया को, यूरोप वाले एरिया में ही रोमन साम्राज्य था, उसे ही हम वहां पर जो है संगम एज का उनसे व्यापार होता है था। ये चीज आपको ध्यान देना। अरिकमेडु इंपॉर्टेंट है। ये अरिकमेडु क्या है? तो ये व्यापक व्यापार होता था ये अरिकमेडु से, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है संगम काल में। संगम काल में देखिए, तीन मुख्यतः हम डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। चोल डायनेस्टी, चेर डायनेस्टी और आपका पांड्य डायनेस्टी। अब देखिए, चोल जो थे, ये चोल आपके कावेरी क्षेत्र में थे। चेर आपके केरल कर्नाटक क्षेत्र में थे। पांड्य जो है तमिलनाडु और आंध्रा के क्षेत्र में थे। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए, चोल साम्राज्य की बात कर लेते हैं। चोल साम्राज्य का जो है, यहाँ पर आपको मैं बोले दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा पीडीएफ में साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको मैं बता दूंगा तो आप उसे नोट कर सकते हैं, यदि आपको नोट करना हो। चोल साम्राज्य में देखिए, इनका राजचिन्ह आपका बाघ या चीता था। चोल साम्राज्य को चोल मंडलम भी कहा जाता था। इनकी राजधानी उरैयूर थी। उरैयूर मैं आपको लिख के दे देता हूँ, उरैयूर, ठीक। उरैयूर इनकी राजधानी थी। अब देखिए, यहाँ पर पुहार या कावेरी पट्टनम जो है, इनका वैकल्पिक निवास क्षेत्र था। कौन कौन सा था? पुहार, पुहार था, या फिर आपका कावेरी पट्टनम, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है, कावेरी पट्टनम। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं। एक सेकंड, इसे थोड़ा सा मिटा दूं ताकि आप लोगों को दिखे अच्छे से। अब देखिए, इनके महत्वपूर्ण शासक की बात करूं, देखिए कराइकल और अलाराम जो है इम्पोर्टेंट शासक थे इनके। कराइकल जो है, ये व्यापार इनके समय में काफी ज्यादा था। इन्होंने केंद्र पुहार को बनाया था और ये बांध निर्माण में काफी ज्यादा इन्होंने ध्यान दिया था। और पांड और चेर को इन्होंने हराया था। किसने? कराइकल ने। ये चीज आपको ध्यान देना है। एलारा की बात करें तो इन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। चोल साम्राज्य से संबंधित ये चीज आपको ध्यान देना। कौन कौन? कराइकल और एलारा। इसको देखिए, चेर साम्राज्य की बात कर लेते तो इनका चिन्ह था आपका धनुष है। इनके आपको चिन्ह भी जरूर ध्यान देना है। चिन्ह इनका धनुष था। उनका क्या था? चोल साम्राज्य का उनका था आपका बाघ या चीता। इनकी राजधानी वंजी या करुवर या बाजीपुर थी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इनका बंदरगाह जो इंपॉर्टेंट था, मुंजरी और तोड़ी, ये दो बंदरगाह थे इनके समय में। इनका महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो सेनु गुडवन था। सेनु गुडवन, इसे लालचेर भी कहा जाता था। इसका भाई इलांगो अधिकल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलांगो अधिकल वही है जिन्होंने सिल्पा विक्रम की रचना की थी। ये चीज आपको ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और इन्होंने, देख सकते हैं, पत्नी धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं पांड्य साम्राज्य की। पांड्य साम्राज्य की यहाँ पर बात करते हैं तो इनका चिन्ह मछली, इनका मछली देखो हो गया। और चेर का आप देख सकते हैं धनुष था। और चोल साम्राज्य का बाघ या चीता था। ये चीज आपको ध्यान देना है। इनकी राजधानी मदुरई थी। शासक जो इम्पोर्टेंट है, ये कौन थे? नेडू जेबलियन थे। और पोर्ट
कोकई था। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे ना, भारत का एरिया ये है। आप यहाँ पर देखिए, आप प्रायद्वीपीय भारत में जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए ये इस क्षेत्र पर आपके चोल पाए जाते थे, और इसके नीचे पांड्य थे, और इस तरफ आपके चेर थे। ये केरला का क्षेत्र आपका, केरला और कर्नाटक का हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तमिलनाडु और थोड़ा बहुत आंध्रा का क्षेत्र हो जाता है, और चोल साम्राज्य आपका आंध्रा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए मूवेंडर की बात कर लेते हैं। मूवेंडर का मतलब क्या था? तो मूवेंडर देखिए तीनों साम्राज्य शासन को मिलाकर इसे मूवेंडर कहा जाता था। किसे? चोल, चेर और पांड्य को मिलाकर मूवेंडर कहा जाता था। ये चीज आपको ध्यान देना है। समाज की बात कर लेते हैं। देखिए कुरिंजी का मतलब क्या था? कुरिंजी आपका पहाड़ी क्षेत्र था, शिकार के लिए भी था और खाद्य संग्रह के लिए भी ये क्षेत्र आता था, जिसे हम कुरिंजी कहते थे। मुल्ले मतलब क्या है? ये वन क्षेत्र था। मरुथम मैदानी क्षेत्र को कहा जाता था। नेथल ये आपका तटीय क्षेत्र कहलाता था, नेथल। और पल्लय आपका बंजर भूमि था। अब देखिए संगम काल में तीन आपकी बैठकें भी हुई थी। ये चीज आपको ध्यान है। संगम काल की जो पहली बैठक थी ये मदुरई में हुई थी, और जो तीसरी हुई थी ये भी मदुरई में हुई थी। तो आपको पहला और तीसरी ध्यान देना है मदुरई में, दूसरी आपकी कपाटपुरम या अलवई में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? देखिए पहले में ऋषि अगस्त या अगस्त्यार थे, सेकंड में भी देखिए अगस्त थे, लेकिन यहाँ पर तोलकापियर आ गए थे, और तीसरे में नक्कीरर थे। अब देखिए विशेषता देख लेते हैं। तो पहले जो आपकी संगम बैठक हुई थी, अगस्त जी ने रचना की थी, किसकी? अकट्ठ की। और दूसरे वाले में ही आपकी बैठक में ही तोलकपियर ने तमिल व्याकरण लिखा था, तोलकपियम। ठीक है, तोलकपियर ने तोलक का पीएम लिखा था। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए देखिए यहाँ पर देखिए तोलक का पीएम, ये आपके रचनाकार कौन थे? तोलक का पियर। सेकेंड संगम काल में, जो कि आपकी कपाटपुरम या अलवई में हुई थी, और ये तमिल व्याकरण है। अब देखिए तिरुकुरल की बात कर ले। तिरुकुरल के रचनाकार कौन थे? तिरुवल्लुवर थे। इनकी मूर्ति रामेश्वरम तमिलनाडु में ही बनाई गई है। शिल्पादिक्रम मैंने अभी बता दिया, रचनाकार इलांगो आदिगल थे। ठीक है, इन्हें आप देखेंगे इसमें उल्लेख कहीं का मिलता है, तो कोवलन, कन्नगी और माधवी के मध्य प्रेम का उल्लेख मिलता है। देखो कोवलन कन्नगी से प्रेम करता है, और जो कन्नगी होती है वो माधवी से प्रेम करती है, ऐसा कुछ उल्लेख मिलता है। और कन्नगी को जो है सतीतत्व की देवी माना जाता है। कन्नगी पूजा इन्हीं के याद में किया जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं यदि इस पर, एक सेकंड। यहाँ पर देखिए बात करते हैं मणि मेकलई की। मणि मेकलई के रचनाकार कौन है? सित्तय लैसनार है। सित्तय लैस तनार। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना। प्रोनाउंसिएशन में यदि गलती हो तो आप यहाँ पे जो लिखा है उसे ही माने। ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। जीवक चिंतामणि इनके रचनाकार तुरुक्कत तेवर थे। अन्य ग्रंथ देखिए इंपॉर्टेंट जो है मेलिकन्नकु। ये मेलिकन्नकु जो थे ये वीरता से संबंधित थे, और इसमें 18 ग्रंथ थे। इसके बाद कीलकन्नकु जो कि उपदेश था, इसमें 8 ग्रंथ थे। शब्दावली देखिए इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। एनाड़ी क्या था? सैन्य अध्यक्ष कहा जाता था, इंपॉर्टेंट है। वीरकल क्या था? ये ऐसे लोग जो समाज की सुरक्षा के लिए सेवा करते थे, और यदि वीर गति प्राप्त हो जाते थे तो उनकी पत्थर की मूर्ति को बनवा दिया जाता था, उसे ही आप वीरकल कहा जाता था। कडाइसियर क्या था? तो ये आपके खेत मजदूर से संबंधित जो होते थे उन्हें कडाइसियर कहा जाता था। परियार क्या था? तो कारीगर को कहा जाता था। अंत्यज क्या था? दरिद्र या पिछड़े वर्ग को अंत्यज कहा जाता था। उमानूर क्या था? तो नमक व्यापारी को उमानूर कहा जाता था। चट्टू क्या था? चट्टू जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार करने वाले को चट्टू कहा जाता था। चट्टन क्या था? व्यापारी समूह को चट्टन कहा जाता था। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आगे बात करें तो नासिक या कार्ले चैत्य का निर्माण किस समय हुआ था? तो शुंग काल में हुआ था। ये चीज आपको ध्यान देना। नासिक या कार्ले चैत्य में हमने इससे पिछले वीडियो में भी कवर किया था, जब हम शुंग काल को पढ़ रहे थे। सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? तो सातवाहन ने किया था सबसे ज्यादा शासन। ये हम देखिए पोस्ट जो गुप्तोत्तर काल था, गुप्तोत्तर ने दोस्तों पोस्ट मॉडर्न जेएस तो था, उस समय की बात करें तो ये सातवाहन वंश थे जिन्होंने सबसे ज्यादा शासन किया था। 450 वर्षों तक किया था। सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित नाम कौन सा है? तो सतकर्णी फर्स्ट का, जो कि सातवाहन वंश से संबंधित थे। गौतमी पुत्र के विजयों का उल्लेख नासिक के अभिलेख में मिलता है, इसे हमने पिछली वीडियो में देखा था। नानाघाट अभिलेख में जो है सातिकड़ फर्स्ट के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी चीज आपको ध्यान देना है। तख्त बही अभिलेख जो है ये पहलव राजवंश से संबंधित है। सबसे पहले सीसे और प्रोटीन के सिक्के किसने चलाए थे? इंपॉर्टेंट सातवाहन वंश ने। नागार्जुन को जो है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन जो है कुषाण कालीन में था, और आपके किसके शासनकाल में था ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पिछली वीडियो में इसे बता चुका हूँ। 4 अश्वयोग यज्ञ किसने कराए थे? तो ये प्रवर सेन फर्स्ट था। रेशम मार्ग का विकास किसके समय में हुआ था? तो मौर्योत्तर काल में हुआ था। मिल्टन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो अश्व घोष को। देखिए भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को, और मिल्टन ऑफ इंडिया ये अश्व घोष थे।
इंडो हेलेनिक कला, गंधार कला को ही कहा जाता है, इंडो हेलेनिक कला को ही गंधार कला कहा जाता है। कामसूत्र जो कि वात्स्यायन की रचना है, ये किस समय हुई थी? तो मौर्योत्तर काल में इसकी रचना होती है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इस पे हम लोगों ने संगम काल को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें कवर कर लिया है। आगे भी संगम काल से संबंधित कुछ टॉपिक्स आएंगे जो महत्वपूर्ण है, उनको हम देख लेंगे। तो ये वीडियो थी आपके लिए, यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।